हेलो माय चैम्पियंस, BEGC 134 रीडिंग द नोवेल इग्नू का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे। ये सेट 1 होगा जून 2026 में जो आपका एग्ज़ाम लगने वाला है इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो दोस्तों अगर मुझे इस वीडियो पे आपका फीडबैक सपोर्ट अच्छा मिला तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का पहला क्वेश्चन आएगा, मेन कंपोनेंट ऑफ एनी लिटरेरी वर्क, मतलब कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं लिटरेरी किसी भी, जैसे कि ऐसे हो गया, ड्रामा हो गया, है ना, स्टोरी हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गई, तो कौन कौन से ऐसे मेन कंपोनेंट होते हैं। आप जानते हैं प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, सेटिंग। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी लिटरेरी वर्क आर थीम। थीम क्या होता है? सेंट्रल मैसेज, प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग। सेटिंग का मतलब जैसे कि रूरल सेटिंग का मतलब होगा ग्रामीण परिवेश को दिखाना, गांव के लोगों को दिखाना, उनके वैल्यूज़, कस्टम्स, रीति रिवाजों को दिखाना। स्टाइल का मतलब होता है जो लेखक है, ऑथर किस प्रकार से लिख रहा है। एंड पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया क्या है लेखक का देखने का। थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ द वर्क। तो चाहे ऐसे की बात करें, चाहे अपन स्टोरी, निबंध की, कहानियों की, नाटक की बात करें, तो एक वर्क है, वो एक वर्क है। किसी भी एक ऑथर का थीम होता है, उसका जो केंद्रीय मैसेज जो होता है, सेंट्रल आइडिया। प्लॉट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। प्लॉट का मतलब होता है घटनाओं का क्रम। कैरेक्टर्स आज द पर्सन हु एक्ट इन द स्टोरी। कैरेक्टर कौन होते हैं? पात्र, जो कि आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो वे लोग जो कि उस वर्क में दिखाए जाते हैं। सेटिंग्स रेफर्स टू द टाइम एंड प्लेस, तो समय और जगह के बारे में कौन बताता है? सेटिंग बताता है। स्टाइल इज़ द राइटर्स स्पेशल वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। स्टाइल का मतलब होता है लेखक किस प्रकार की जो शैली है वो अपनी भाषा में लिख रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स द एंगल फ्रॉम विच द स्टोरी इज़ नैरेटेड, यानी कि नज़रिया क्या है लेखक का। फॉर एग्जाम्पल, इन थिंग्स फॉल अपार्ट द थीम इज़ फॉल ऑफ द ट्रेडिशंस इबो सोसाइटी। थिंग्स फॉल अपार्ट एक नोवेल है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि किस तरह से जो कॉलोनियल पावर यानी कि उपनिवेशवादी शक्ति हैं, जैसे कि अंग्रेज़ आए वहाँ पर, स्पेनिश आए, तो उन्होंने उस समाज को बिखेर दिया, तबाह कर दिया, उनके वैल्यूज सिस्टम को ही। एंड द प्लॉट फॉलोज ओकोंकोज लाइफ। प्लॉट का मतलब क्या है? देखो, थिंग्स फॉल अपार्ट में एक मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हैं इसको, मेन मुख्य पात्र होता है ओकोंको, तो उसके जीवन के बारे में दिखाया जाता है। एंड द सेटिंग इज़ एन ईबो विलेज इन नाइजीरिया। तो सेटिंग का मतलब क्या होगा? जो नाइजीरिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नाइजीरिया, तो वहाँ पर ईबो समाज, ईबो गांव को दिखाया जाता है। दीज कंपोनेंट्स टुगेदर क्रिएट मीनिंग एंड लिटरेरी इफेक्ट। ये जो कंपोनेंट है ना, जितने भी थीम हो गए, प्लॉट हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, ये एक साथ मिल करके किसी भी लिटरेरी वर्क को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाते हैं, उसको एक नया अर्थ देते हैं। आगे देखिए, नैरेटिव क्या होता है? ए नैरेटिव इज़ द वे ए स्टोरी इज टोल्ड इन लिटरेरी वर्क। नैरेटिव मतलब किस तरह से जो कहानी है किसी भी साहित्यिक वर्क में, साहित्यिक रचना में लिखी जा रही है। इट इंक्लूड्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैरेक्टर, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टाइल ऑफ नरेशन। तो नैरेटिव के अंदर क्या क्या शामिल होता है? घटनाओं का क्रम, कौन सी घटना कब हो रही है, कैरेक्टर्स के बारे में, सेटिंग के बारे में, पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, और स्टाइल ऑफ नरेशन यानी कि लिखने की शैली या लिखने का प्रकार। ये सब नैरेटिव में शामिल होता है। इन ए नोवेल, किसी भी उपन्यास में। देखो, स्टोरी एंड नोवेल में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। नोवेल भी एक कहानी का ही बड़ा रूप है जिसके अंदर तरह तरह की कहानियाँ होती हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर। नैरेटिव हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स। तो नैरेटिव एक रीडर को हेल्प करता है कि किस तरह से घटनाएं घट रही हैं, वाई इट हैपन्स, क्यों हो रहा है सब, एंड हाउ कैरेक्टर्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशन। जो कैरेक्टर होता है वो डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे डील करता है, कैसे फेस करता है। आगे चलिए, ए नैरेटिव मे बी टोल्ड इन फर्स्ट पर्सन वेयर ए कैरेक्टर सेज आई, और इन द थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन कहलाता है। तो नैरेटिव फर्स्ट पर्सन के रूप में और थर्ड पर्सन के रूप में कहा जा सकता है। वेयर द नैरेटर डिस्क्राइब्स इवेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, इट मे आल्सो फॉलो ए स्ट्रेट ऑर्डर, यूज फ्लैशबैक। फ्लैशबैक मतलब मेमोरी के आधार पर लिखना। फॉर एग्जाम्पल, इन थिंग्स फॉल अपार्ट द नैरेटिव प्रेजेंट्स ओकोंकोज लाइफ। नैरेटिव क्या दिखाने की कोशिश करता है? जो मुख्य पात्र होता है ओकोंको, उसके जीवन के बारे में दिखाया जाता है। ईबो कल्चर, ईबो का कल्चर रहता है। ईबो मतलब वहाँ का ट्राइबल ग्रुप है एक। एंड द कमिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, वहाँ पर जो कॉलोनियलिज्म आया, अंग्रेज लोग आए, ब्रिटिश रूल स्थापित हुआ जैसे कि भारत में हुआ। दस नैरेटिव इज़ द बैकबोन ऑफ एनी लिटरेरी वर्क। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीसरा पार्ट, फोक एलिमेंट्स इन द थिंग्स फॉल अपार्ट। देखो,
फोक एलिमेंट का मतलब होता है कि वहाँ पर किस तरह के गाने, किस तरह के डांस और किस तरह से माइथोलॉजी, जो मिथ्स होते हैं ना, पुरानी कहानियाँ गाँव की, वो सब दिखाया जाता है। तो इन थिंग्स फॉल अपार्ट ये नॉवल है जो कि चिनुआ अचीबी के द्वारा लिखा गया। फोक एलिमेंट्स मेक इबो सोसाइटी रियलिस्टिक एंड कल्चरली रिच। तो जब तक किसी भी समाज के अंदर कोई अगर गाना, कोई भी डांस, ठीक है, या फिर कोई भी पुरानी कहानी अगर नहीं रहती तो वो समाज है वो रिच नहीं होता है कल्चरली। अचीबी यूजेज फोक टेल्स यानी कि जो पुरानी कहानियाँ रहती हैं जो कि हमें दादी नानी बुआ सुनाती रहती हैं, प्रोवर्ब्स, मिथ्स, सॉन्ग्स, रिचुअल्स और एंड ओरल ट्रेडिशंस। ओरल ट्रेडिशंस मतलब मौखिक परंपराएं जो कि अपन बताते रहते हैं। देखो 1000 साल पहले एक राजा था, एक रानी थी, ये ओरल ट्रेडिशंस होते हैं टू शो द विजडम ऑफ द कम्युनिटी। ये उस समुदाय के विवेक को दिखाता है, उसके पास में कितना ज्ञान था। फॉर एग्जाम्पल एक्वेफी टेल्स इजनिमा द टेल ऑफ द टोर्टोइज एंड द बर्ड्स विच टीचेज क्लेवरनेस एंड इट्स कंसिक्वेंसेज। तो ये कुछ फोक टेल्स होती हैं, पुरानी कहानियाँ होती है जिसके माध्यम से बताया जाता है कि जो पक्षी है, जो टोर्टोइज है ना, तो क्या मतलब इसमें किस तरह से बुद्धि का प्रयोग करके जो बर्ड्स हैं वो डोमिनेंस हासिल कर लेते हैं। प्रोवर्ब्स सच एज प्रोवर्ब्स आर द पाम ऑयल विद विच वर्ड्स आर इटन। ये एक प्रोवर्ब है, ये दिखाती है हमें द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल विजडम, जो मौखिक कहानी रहती है, मौखिक विवेक रहता है उनका। फोक सॉन्ग्स, रेस्टलिंग सर्मनीज, मैरिज कस्टम्स एंड द न्यू यम फेस्टिवल। न्यू यम फेस्टिवल एक प्रकार का उनका त्यौहार था इबो समाज का, जहाँ पर फसल कटती थी और खुशियाँ मनाते थे। तो उनके शादी ब्याह और जितने भी रीति रिवाज हैं उसमें फोक सॉन्ग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। एंड बिलीफ इन एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स आल्सो रिफ्लेक्ट इबो कल्चर। इबो संस्कृति को अगर हमें समझना है तो वहाँ के फोक टेल्स को की सहायता से हम समझ सकते हैं कि वो पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास रखते थे। These elements prove the Igbo society had its own values, art and knowledge before colonialism. Thus folk elements strengthen the novel's cultural identity. तो ये जितने भी folk element होते हैं ये strengthen, मजबूत करते हैं किसी भी एक उपन्यास की सांस्कृतिक पहचान को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही डी पार्ट, फॉर्म एंड कंटेंट क्या होता है भाई। फॉर्म एंड कंटेंट आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी लिटरेरी वर्क। कंटेंट मीन्स वाट द राइटर सेज, क्या लेखक लिख रहा है वही कंटेंट होगा। द थीम, स्टोरी, कैरेक्टर्स, आइडियाज़ एंड इमोशंस, ये सिर्फ कंटेंट होता है। फॉर्म मीन्स हाउ द राइटर प्रेजेंट्स द कंटेंट, स्ट्रक्चर, स्टाइल, लैंग्वेज, नैरेटिव, टेक्निक्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल इन थिंग्स फॉल अपार्ट, इस नोवेल के अंदर द कंटेंट इज़ द फॉल ऑफ ओकोंको, यानी कि ओकोंको एक बड़ा एक नेता रहता है, वो समाज को बचाने की कोशिश करता है, अंत तक लड़ता है, वो रिचुअल्स बच जाए, हमारा बिलीफ सिस्टम बच जाए, हमारा रिलीजन बच जाए, अंत में वो खुद ही फांसी लगा के मर जाता है। तो किस तरह से वो गिरता है और उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर इस नोवेल का नाम रख दिया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसके ऑथर होते हैं चिनुआ अचीबी। एंड द डिसरप्शंस ऑफ इबो सोसाइटी अंडर कॉलोनियलिज्म, तो उपनिवेशवाद के कारण किस तरह से इबो समाज वो बिखर जाता है, उसके मूल्य नष्ट हो जाते हैं, वैल्यूज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट्स फॉर्म इंक्लूड सिंपल नरेशन, प्रोवर्ब्स, फोक टेल्स एंड कल्चरल डिस्क्रिप्शंस। सिमिलरली इन द अवेकनिंग, देखो द अवेकनिंग है वो कैट चोपिन के द्वारा लिखा गया, जिसमें एडना पॉन्टलियर एक मुख्य पात्र रहती है, उसके जीवन की कहानी सुनाई जाती है। द कंटेंट इज़ एडनाज सर्च फॉर फ्रीडम। शादीशुदा है ये एडना पॉन्टलियर शादीशुदा महिला है, मैरिड वुमेन है। तो दोस्तों वो चाहती है कि मैं पति की सेवा करती रहूँ, मैं इन बच्चों को ही देखती रहूँ, तो मैं जीऊँगी कब, वो अपने फ्रीडम को देखती है। वाइल द फॉर्म यूजेज सिम्बोलिज्म स्पेशली द सी, तो यहाँ पर फॉर्म जो होता है दोस्तों वो सिम्बोलिज्म का यूज़ करता है। जिस तरह से जो समुद्र है उसमें डूब जाती है एडना, तो ये जो सी है, समुद्र है, वो सिंबोलिज्म का काम करता है। तो फॉर्म में ये सब आता है। दस फॉर्म एंड कंटेंट टुगेदर क्रिएट द मीनिंग एंड द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर। फॉर्म एंड कंटेंट की सहायता से मतलब जो लिटरेरी वर्क है उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। नॉवेल्स ऑफ द डायस्पोरा, एक और बढ़िया सवाल आपके सामने। नॉवेल्स ऑफ द डायस्पोरा डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ पीपल हु लाइव अवे फ्रॉम देयर होमलैंड, यानी कि ऐसे लोग जो कि अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, तो उनके जीवन के बारे में ऐसे नॉवेल्स में बताया जाता है। नॉवेल्स ऑफ डायस्पोरा दे डील विद माइग्रेशन, एक्साइल, डिस्प्लेसमेंट, मेमोरी, नोस्टाल्जिया, यानी कि उनको अपने देश की याद आती है ना, किस तरह से वो आए हैं नए कंट्री में, एन आइडेंटिटी क्राइसिस, जिस देश में वो गए हैं ना वहाँ पर उनका कल्चर ख़त्म हो रहा है, वो अपनी पहचान को बचा ही नहीं पा रहे हैं। सच नॉवेल्स शो हाउ माइग्रेंट्स फील डिवाइडेड बिटवीन देयर नेटिव कल्चर एंड द कल्चर ऑफ न्यू कंट्री। अब जैसे कि भारत का व्यक्ति है वो अमेरिका जाता है, अमेरिकी संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं वो सोचता है
They often face loneliness, racism, language problems and cultural conflict, but they also create new hybrid identities. तो दोस्तों, जो इंसान है ना अपने कंट्री को, देश को छोड़ के दूसरे देश में जाता है तो वो अकेलापन फील करता है। वो रेसिज्म यानी कि तू काला है मैं गोरा हूँ, इस तरह से। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, भाषा संबंधित प्रॉब्लम आती है उसको। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, दो संस्कृतियों के बीच में टकराहट होती है, बट दे आल्सो क्रिएट न्यू हाइब्रिड आइडेंटिटीज़। हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या है? जब बहुत सारे कल्चर एक जगह मिल जाते हैं तो एक व्यक्ति की नई पहचान बनती है, वो कहलाती है हाइब्रिड आइडेंटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, वी एस नाइपोल्स ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, द सर्च फॉर ए हाउस बिकम ए सिंबल ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी। तो वी एस नाइपोल के द्वारा एक नोवेल लिखा गया। इस नोवेल को हम क्या कह सकते हैं? नोवेल्स ऑफ डायस्पोरा है ये, क्योंकि उसके अंदर मिस्टर विश्वास की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है। राइटर्स लाइक सलमान रशीदी, झुम्पा लाहिरी एंड भारती मुखर्जी आल्सो एक्सप्लोर डायस्पोरिक एक्सपीरियंसेस। दस डायस्पोरा नोवेल्स प्रेजेंट द इमोशनल एंड कल्चरल स्ट्रगल्स ऑफ माइग्रेंट्स। द नोवेल इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में जो उपन्यास लिखे गए अंग्रेजी के अंदर, उनकी क्या विशेषताएं रही है वो हम देखेंगे। द 20th सेंचुरी नोवेल बिकेम मोर एक्सपेरिमेंटल, रियलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल, यानी कि जो कैरेक्टर होते थे, पात्र होते थे, उनके मन के जो बहुत डेप्थ की फीलिंग रहती है उनको दिखाया गया। समाज में क्या चल रहा था, वास्तविकता दिखाई गई। Writers moved away from simple storytelling and focused on inner life, social change, war, colonialism, gender, class and identity। तो जिस तरह से पहले के जो नोवेल थे उसमें राजा रानियों की कहानियाँ लिखी रहती थी, पृष्ठ की, यानी कि जो पुजारी थे उनकी कहानी लिखती थी जो ऑथर वगैरह थे। लेकिन अब 20वीं सदी में किस तरह के नोवेल्स लिखे गए जो कि जेंडर आधारित होंगे, यानी कि महिला और पुरुषों के बारे में बताया जाएगा। क्लास एंड आइडेंटिटी, किसी भी क्लास यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है या फिर मजदूर क्लास, उसके बारे में बताया जाएगा। एक व्यक्ति की पहचान के बारे में बताया जाएगा। युद्धों के बारे में बताया जाएगा और युद्ध का क्या असर पड़ रहा है एक व्यक्ति के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो काफ़ी लोग परेशान हो गए। न्यू टेक्निक्स लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रेगमेंटेड नैरेटिव, सिंबोलिज्म एंड मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकेम पॉपुलर। तो 20वीं सदी में जितने भी नॉवल लिखे गए ना, इसमें कॉन्शियसनेस पे ध्यान दिया गया। जैसे कि एक इंसान क्या सोचता है। फ्रेगमेंटेड नैरेटिव, यानी कि दोस्तों जो कैरेक्टर है ना वो बिखरे हुए हैं, ठीक है, उनके परिवार वो बिखरे हुए हैं। सिंबोलिज्म, यानी कि सिंबल्स का यूज किया गया। एंड मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकेम पॉपुलर। फॉर एग्जाम्पल, वर्जीनिया वॉल्स के द्वारा एक नॉवल लिखा गया, मिस्टर डॉलोवे एक्सप्लोर्स द थॉट्स एंड मेमोरीज ऑफ कैरेक्टर्स। जेम्स जॉयस का एक और नॉवल है, अल्सेस एक्सपेरिमेंट्स विद लैंग्वेज एंड कॉन्शियसनेस। जेम्स जॉयस के द्वारा एक नॉवल लिखा गया अल्सेस। तो ये एक्सपेरिमेंट करता है इसमें लेखक भाषा के साथ में और कॉन्शियसनेस के साथ में। कॉन्शियसनेस क्या होती है? जो आप सोचते हैं। इन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल कंटेक्स्ट, novels like Chinua Achebe Things Fall Apart show the clash between traditional culture and colonial power। बाहर की जो शक्तियाँ पावर आई यहाँ पे, जैसे कि स्पेनिश आए, डच आए, पुर्तगाली आए या फिर अंग्रेज लोग आए, उन्होंने किस तरह से लोकल कल्चर को तबाह किया वो बताया है थिंग्स फॉल अपार्ट नोवेल में चिनुआ अचीबी ने। Thus the 20th century novel widened the scope of fiction and presented modern human experience in complex way। टाइप्स ऑफ प्लॉट देख लेते हैं यार। प्लॉट मतलब जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती रहती है वो प्लॉट कहलाता है। प्लॉट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन स्टोरी। किसी भी कहानी के अंदर जो घटनाओं का व्यवस्थित रूप है वही प्लॉट कहलाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट इन ए नोवेल। ए लीनियर प्लॉट प्रेजेंट्स इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है भाई? जैसे कि 1200 ईस्वी में ये हुआ, 1300 ईस्वी में ये हो गया, 1350 ईस्वी में ये होगा। तो समय के हिसाब से जब चीज़ों को बताते हैं, घटनाओं को बताते हैं, इंसिडेंट्स को बताते हैं, तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फ्रॉम बिलोंगिंग एंड टू एंड। और एक होता है ए नॉन लीनियर प्लॉट, जिसमें फ्लैशबैक का, मेमोरीज का और टाइम का यूज़ किया जाता है। ए सिंपल प्लॉट हैज़ वन मैन एक्शन वाइल ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट हैज़ मैनी इवेंट्स, सब प्लॉट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। ए ट्रेजिक प्लॉट एंड्स इन सफरिंग और डेथ। ट्रेजिक प्लॉट में क्या होता है दोस्तों? किसी भी कहानी या फिर नोवेल के अंदर जो एंड होता है ना बड़ा दुखदाई होता है। वेर एज ए कॉमिक प्लॉट एंड्स हैप्पीली। कॉमिक प्लॉट में एंड होता है वो बहुत खुशी खुशी होता है। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स फॉल अपार्ट हैज़ ए लार्जली लीनियर एंड ट्रेजिक प्लॉट बिकॉज इट फॉलोज ऑन्कोज राइज एंड फॉल। द अवेकनिंग, यानी कि द अवेकनिंग एक नोवेल है, आपके सिलेबस में है, जिसको कैट चोपिन ने लिखा है। कैट चोपिन, जिसमें एडना पोंटिलियर की स्टोरी सुनाई जाती है। तो वो नोवेल क्या है? ट्रेजिक प्लॉट है उसमें। ट्रेजिक प्लॉट यानी कि दुखद अंत होता है, जैसे वो समुद्र में डूब जाती है, मर जाती है। शोइंग एडनाज इमोशनल जर्नी एंड फाइनल डेथ।
अब स्टाइल क्या होता है सबको पता है, स्टाइल मीन्स द स्पेशल वे इन विच ए राइटर यूजेज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आइडियाज़, यानी कि अपने विचारों को बताने के लिए किस तरह से वो भाषा का इस्तेमाल कर रहा वही स्टाइल होगा। इमोशंस एंड इवेंट्स, इट इंक्लूड्स वर्ड चॉइस, सेंटेंस पैटर्न, टोन, इमेजरी, सिम्बल्स, डायलॉग एंड नैरेटिव टेक्निक्स। स्टाइल मेक्स वन राइटर डिफरेंट फ्रॉम अनदर, यानी कि एक लेखक का ना लिखने का तरीका आता है वो दूसरे लेखक से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ अचीबीज स्टाइल इज सिंपल, डायरेक्ट एंड रिच इन इबो प्रोवर्ब्स, folk tales and oral traditions. This gives a novel a strong cultural identity. अब यहाँ पर दूसरे अगर नॉवल की बात करें, कैट चोपिन के द्वारा जो लिखा गया द अवेकनिंग, इसमें कैट चोपिन यूजेज ए सिम्बॉलिक एंड लिरिकल स्टाइल स्पेशली थ्रू इमेजेस ऑफ द सी, बर्ड्स एंड म्यूजिक। तो लिखने के तरीके सभी लेखकों के ऑथर्स के अलग अलग होते हैं, कोई किस तरह से लिखता है, कोई किस तरह से। दस द स्टाइल इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज इट सेव्स द ब्यूटी, मीनिंग एंड इफेक्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में ही, द पोस्ट कॉलोनियल नॉवल एंड एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी नॉवल। क्या डिफरेंस है दोस्तों, क्या होते हैं ये? पोस्ट कॉलोनियल नॉवल का मतलब है कि भाई ऐसे नॉवल जो कि उस देश के आज़ाद फ्रीडम होने के बाद में लिखे गए। द पोस्ट कॉलोनियल नॉवल डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन कॉलोनाइज्ड सोसाइटी। तो किस तरह से कॉलोनियल रूल ने कॉलोनाइज्ड सोसाइटी पे प्रभाव डाला, जैसे कि अंग्रेज भारत में रह के गए, यहाँ की एजुकेशन बदल दिया, रिलीजन पे प्रभाव डाला, ठीक है, वैल्यू सिस्टम पे प्रभाव डाला, सोसाइटी पे इफेक्ट डाला। इट प्रेजेंट्स थीम्स लाइक आइडेंटिटी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, रेसिज्म, एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है शोषण करना, तंग करना। रेजिस्टेंस यानी कि जनता है वो फिर संघर्ष करती है, रेबेलियन करती है। एंड द रिकवरी ऑफ नेटिव हिस्ट्री, जो उनकी कोई देश अगर गुलाम होता है ना, फिर वो जब भी आज़ाद होगा तब अपने इतिहास को वापस जिंदा करने की कोशिश करता। फॉर एग्जाम्पल, चिनुआ अचीबीज थिंग्स फॉल अपार्ट शोज हाउ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड क्रिश्चियनिटी डिस्टर्ब इबो सोसाइटी। आगे देखिए, अब देखेंगे द एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी नॉवेल्स गोज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ प्योर लिटरेचर एंड यूजेज नॉलेज फ्रॉम अदर फील्ड सच एज हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जिसको मानव विज्ञान कहते हैं आप, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी नॉवल के अंदर अनेक विषय जैसे कि इतिहास, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स, इसका यूज़ किया था। फॉर एग्जाम्पल, गोपीनाथ मोहंटीज पराजा, ये भी आपके सिलेबस में है। गोपीनाथ मोहंटी के द्वारा एक नॉवल लिखा गया जिसका नाम है पराजा। इज़ नॉट ओनली ए नॉवल बट आल्सो स्टडी ऑफ ट्राइबल कल्चर। जो उड़ीसा झारखंड में जो पराजा लोग रहते थे, पराजा ट्राइब के लोग रहते थे, उनके कल्चर दिखाया गया है, उनको ज़मीन के अधिकारों के बारे में बताया गया, लॉ एंड एक्सप्लोटेशन, उनका शोषण होता था, बड़े जमींदार करते थे, साहूकार करते थे। दस बोथ फॉर्म्स एक्सपांड द स्कोप ऑफ द नॉवल एंड कनेक्ट लिटरेचर विद सोसाइटी। अब दोस्तों बड़े सवालों की तरफ आते हैं भाई। 20 नंबर के आएंगे सवाल, अटेम्प्ट ए फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ अवेकनिंग। तो मैंने क्या बताया, द अवेकनिंग, इसकी लेखिका कौन है, ऑथर कौन है? कैट चोपिन, KATECHOPIN, कैट चोपिन है। तो उसमें दिखाया गया है कि जो एडना पोंटेलियर एक महिला रहती है, शादीशुदा रहती है, और उसका पति है शादी के कुछ दिन बाद में दूसरी जगह चला जाता है, और वो उस बच्चे भी होते हैं उसके, ठीक है। तो वो सोचती है कि यार मैं यही करती रहूँगी क्या, कि बच्चों को देखना, इनका पालन पोषण करना, नर्चरिंग करना, पति की सेवा करना, उससे बात करना, नहीं, मैं क्रिएटिव बनूंगी, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। तो कैट चोपिन्स द अवेकनिंग कैन बी रीड एज ए स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट नॉवल बिकॉज इट क्वेश्चंस द लिमिटेड रोल्स गिवन टू वुमेन इन 19th सेंचुरी सोसाइटी। तो दोस्तों 19वीं सदी के अंदर महिलाओं को दोस्तों इतने राइट्स नहीं थे, उनका काम था सिर्फ घर के अंदर रहना। द नॉवल प्रेजेंट्स द स्ट्रगल ऑफ एडना पोंटेलियर, ये दोस्तों प्रोटागोनिस्ट है, इस नॉवल की मुख्य पात्र है। ए मैरिड वुमन एंड मदर हु वांट्स टू लिव एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रहना चाहती है। एडना सोसाइटी एक्सपेक्ट वुमेन टू बी ओबीडियंट वाइव्स एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मदर्स। तो एडना पोंटेलियर जिस समाज में रहती है, वहाँ पर यह उम्मीद की जाती है कि जो पत्नियां हैं, जो वाइव्स हैं, वो आज्ञाकारी बने, कहना मानने वाली बने, और खुद का जीवन समर्पित कर दें, सेक्रीफाइस कर दें, खुद के लिए कुछ ना करें। तो अटेम्प्ट फेमिनिस्ट रीडिंग, फेमिनिस्ट रीडिंग का मतलब है यानी कि जो लेखिका है कैट चोपिन, वो बताती है कि महिला है, वो उसको भी फ्रीडम चाहिए, वो भी एक इंडिविजुअल है, लेकिन जो आदमी उसको दबाता रहता है, समाज, धर्म, उसको सब दबाते रहते हैं। कैरेक्टर्स लाइक एडेली रेटिंगोन प्रेजेंट्स द
ideal mother woman, but Edna does not fit into this role. She loves her children. अपने बच्चों को तो प्यार तो करती है एडना, yet she does not want to lose her own identity for them. लेकिन वो अपनी जो पहचान हो बच्चों के लिए नहीं मरना देना चाहती वो। हर अवेकनिंग यानी कि उसका जागना, वापस से जाग जाती है कि यार मेरे को यही सब नहीं करना है, मेरे को जीवन में क्रिएटिविटी करनी है, पेंटिंग करनी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है, दोस्ती करनी है। हर अवेकनिंग बिगिंस व्हेन शी बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हर बॉडी, इमोशंस एंड डिज़ायर्स। फॉर एग्जाम्पल शी लर्न्स स्विमिंग, स्विमिंग सीखती है एडना, डेवलप्स और पेंटिंग, पेंटिंग सीखती है, एंड मूव्स इनटू द पिजन हाउस, तो पिजन हाउस में भी चली जाती है वो। दिस एक्शन शोज हर सर्च फॉर फ्रीडम एंड सेल्फहुड, अपने खुद की खोज के लिए निकल जाती है वो। द नोवेल आल्सो क्रिटिसाइजेज मैरिज एज ए पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन। तो कैट चोपिन कहती है जो शादी ब्याह है ना, ये भी एक पितृसत्तात्मक संस्था है, पैट्रियार्किकल सोसाइटी, जहाँ पर पैट्रियार्किकल संस्था है जहाँ पर सिर्फ मर्द अपनी चलाता है। एडनाज हस्बैंड लियोन सी ट्रीट्स हर ऑलमोस्ट लाइक प्रॉपर्टी, उसका जो पति रहता है ना उसको एक प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करता है। हर लव फॉर रॉबर्ट शोज हर इमोशनल नीड, लेकिन जब पति चला जाता है घर छोड़ करके तो एडना है ये प्यार कर बैठती है रॉबर्ट से, क्योंकि एक महिला, एक जो वोमेन है, उसको इमोशनल नीड्स की ज़रूरत रहती है। बट इवन रोमांटिक लव कैन नॉट गिव हर कंप्लीट फ्रीडम, लेकिन वो रोमांटिक लव से भी दोस्तों खुश नहीं होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है, लेकिन उसको और फ्रीडम चाहिए होती है। द एंडिंग इज़ ट्रेजिक, इस नॉवल जिसका नाम है द अवेकनिंग, इसका अंत ना बड़ा दुखदाई, मतलब बहुत पेनफुल रहता है। एडनास डेथ इन द सी शोज द हार्श लिमिट प्लेस्ड ऑन वोमेन। तो कुल मिला के जो सोसाइटी है वो लिमिट्स डाल देती है महिला पे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये करो, वो करो। फेमिनिस्टिकली इट एक्सपोजेज ए सोसाइटी वेयर ए वुमन कैन नॉट लाइव फ्रीली एज वाइफ। तो अगर फेमिनिज्म की दृष्टि से देखें, अपन उस नज़र से देखें, तो जो वहाँ का जो समाज था, क्रियोल सोसाइटी थी, तो वो महिला को एक स्वतंत्रता नहीं देती थी, फ्रीडम नहीं देती थी, मदर एंड इंडिविजुअल एट द सेम टाइम। वो चाहते थे कि अच्छी माँ हो, अच्छी पत्नी बने, अच्छी सिस्टर हो, लेकिन इंडिविजुअल जो एक लड़की है वो कुछ नहीं कर सकती, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी का कोई स्थान नहीं है, ऐसा वहाँ का समाज मानता था। Thus the awakening becomes a powerful text of female consciousness, resistance and the search for identity। इस तरह से जो द अवेकनिंग नॉवेल्स है वो बन जाता है पावरफुल टेक्स्ट। फीमेल कॉन्शियसनेस यानी कि दिमाग, उसकी महिला की जो चेतना है वो जाग जाती है कि मुझे विरोध करना है, मुझे फ्रीडम पानी है, क्रिएटिव रहना है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ सबाल्टर्न, इज देयर ए सबाल्टर्न वॉइस इन पराजा? डिस्कस कीजिए। सबाल्टर्न कौन होता है? सबाल्टर्न मीन्स दोज पीपल हु आर सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड, यानी कि ऐसे लोग जो समाज में पिछड़े हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है और ना ही वो नेता बन पाते हैं, पॉलिटिक्स में कोई भी स्थान नहीं उनका। दे रिमेन आउटसाइड द सेंटर्स ऑफ पावर एंड आर ऑफ्टन अनहियर्ड इन सोसाइटी, यानी कि वो नेता कभी भी उनकी बात नहीं सुनते हैं और सोसाइटी में भी उनका कोई स्थान नहीं। पीजेंट्स, ट्राइबल्स, वुमेन, लेबरर्स एंड कॉलोनाइज्ड पीपल मे बी कॉल्ड सबाल्टर्न्स। तो पीजेंट्स, ट्राइबल्स, वुमेन, इन सबको क्या कहेंगे? सबाल्टर्न कहेंगे। मजदूर, महिलाएं, जनजाति लोग, है ना, गुलाम बनाए लोग, ये सब सबाल्टर्न होते हैं। इन गोपीनाथ मोहंती पराजा, गोपीनाथ मोहंती एक लेखक हैं, उड़िया लेखक, उड़ीसा के लेखक थे दोस्तों, और ये पराजा जनजाति के बारे में बताते हैं। द पराजा ट्राइब्स रिप्रेजेंट्स द सबाल्टर्न क्लास। सुक्रुजनी एंड हीज फैमिली आर पुअर ट्राइबल पीपल। तो पराजा एक नॉवल है, और तो इसमें सुक्रुजनी एक मेन कैरेक्टर होता है, उसके परिवार के बारे में दिखाया जाता है, किस तरह से गरीबी है उनको परेशान करती है। हु लाइव क्लोज टू लैंड, यानी कि ज़मीन की बहुत जुड़ा हुआ, ज़मीन से वो खेतीबाड़ी करते हैं, फॉरेस्ट एंड नेचर से जुड़े हुए हैं। दे हैव दियर ओन कस्टम्स, सॉन्ग्स, फेस्टिवल्स एंड कम्युनिटी वैल्यूज़, बट द पावरफुल सोसाइटी डज नॉट रिस्पेक्ट दियर वॉइस। लेकिन जो ताकतवर समाज है उनकी पहचान को, उनकी आवाज़ को नहीं सुनता, इसलिए ताकत करनी, इकट्ठा करनी बहुत ज़रूरी है यार आज के टाइम पर भी। द नोवेल clearly shows a subaltern voice. Sukrujani is suffering, his children's helplessness and the family's loss of land express the pain of oppressed. Oppressed का मतलब जिसे दबाया जाता, कुचला जाता है। तो इन लोगों का दुख दर्द दिखाया गया है कि जो सुक्रुजनी के जो बच्चे हैं वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं खुद की भी, और उनके परिवार से ज़मीन भी ले ली गई है। जितने भी सेठ लोग होते हैं ना, महाजन, साहूकार, द साहूकार, फॉरेस्ट गार्ड्स, पुलिस एंड लीगल सिस्टम एक्सप्लॉइट देम। ना कोर्ट साथ देता उनका, ना अधिकारी साथ देते हैं। बिकॉज दे आर इलिटरेट, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, एंड पावरलेस हैं। दे कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स प्रॉपर्ली, अपने आप को बचा नहीं सकते पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, सुक्रुजनी इज ट्रेप्ड इन डेब्ट एंड ग्रेजुअली लॉसेज
हिज लैंड एंड डिग्निटी। जो शुक्रजनी है उनकी ज़मीन छिन जाती है क्योंकि वो पैसा चुका ही नहीं पाते, कर्जा काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस तरह धीरे धीरे उसकी ज़मीन छिनती है, उसका सम्मान भी चला जाता है, रिस्पेक्ट चली जाती है। हिज फैमिली इज़ फोर्स्ड इनटू बॉन्डेड लेबरर। बॉन्डेड लेबरर का मतलब जैसे 6 महीने के लिए बांध के रख लिया कि आप मेरे खेत में ही काम करोगे, ये बॉन्डेड लेबर है। दियर वर्ड्स आर वीक बिफोर द लैंग्वेज ऑफ लॉ, मनी एंड ऑथोरिटी। तो उनके शब्द हैं काफ़ी कमज़ोर रहते हैं लॉ के सामने, पैसे के सामने और अथॉरिटी के सामने। येट दियर सॉन्ग्स, इमोशंस एंड एंगर एंड फाइनल रेजिस्टेंस बिकम दियर वॉइस। Thus, the Prada gives literary space to the silenced tribal community. It shows that the subaltern can speak. Subaltern लोग भी बोल सकते हैं, but dominant power often ignores and suppresses that voice. लेकिन जो ताकतवर समाज है वो उनकी आवाज़ को या तो इग्नोर करता है या तो उसको दबा देता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए ब्रीफ ऐसे ऑन द क्रियोल बैकग्राउंड इन द अवेकनिंग। क्रियोल बैकग्राउंड का मतलब क्या भाई, यहाँ पे लुसियाना नाम की जगह है अमेरिका में, और वहाँ पर 2 छोटे छोटे गाँव से हैं, न्यू ऑर्लियंस एंड ग्रांड आइले। न्यू ऑर्लियंस एंड ग्रांड आइले, ये लुसियाना में 2 जगह के नाम है। यहाँ पर एक समाज है जिसका नाम है क्रियोल सोसाइटी। दिस क्रियोल बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्स द सोशल वर्ल्ड इन विच एडना पोंटिलियर्स लिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का बैकग्राउंड, क्रियोल बैकग्राउंड, जो कि मतलब एडनिया पोंटिलियर को वापस से मतलब परेशान करता पहले तो कि एक अच्छी मदर बनो तुम, एक अच्छी पत्नी बनो तुम, बच्चों को पालो पोसो। क्रियोल्स वर पीपल ऑफ फ्रेंच एंड स्पेनिश कल्चरल बैकग्राउंड इन लुसियाना। तो क्रियोल समाज में दोस्तों कुछ फ्रेंच लोग, स्पेनिश लोग रहते थे, मिला जुला कल्चर था। दियर सोसाइटी हैड इट्स ओन लैंग्वेज, मैनर्स, कस्टम्स, फूड, म्यूजिक एंड फैमिली ट्रेडिशंस। इन द नोवेल क्रियोल लाइफ इज शोन थ्रू सोशल गैदरिंग्स, म्यूजिक, सी साइड हॉलीडेज, कैथोलिक वैल्यूज़। मतलब चर्च व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावी इफेक्टिव थी, धर्म का काफ़ी ज़्यादा दखल अंदाजी था यहाँ पे, पर्सनल लाइफ में भी। एंड क्लोज फैमिली रिलेशंस। एडना इज़ नॉट ए क्रियोल वोमैन, सी कम्स फ्रॉम ए प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड। तो दोस्तों जिस तरह से हिंदू धर्म में भी ब्रांचेज होती है, जैसे कि वैष्णव, शैव, शाक्त, या सेक्ट होते हैं या संप्रदाय होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट होते हैं और कैथोलिक। तो ये अलग है यार, ये एडना पोंटिलियर ये प्रोटेस्टेंट सेक्ट से बैकग्राउंड से आती है। देयरफॉर शी ऑफ्टन फील्स लाइक एन आउटसाइडर इन क्रियोल सोसाइटी। तो उसको कभी भी अपनापन नहीं लगा क्रियोल समाज में। क्रियोल वोमेन लाइक एडली रेटिग्नोले ओपनली एक्सप्रेस इमोशंस एंड स्पीक फ्रीली, बट दे स्टिल रिमेन लॉयल वाइज एंड डिवोटेड मदर्स। लेकिन कुछ महिलाएं रहती हैं जैसे कि क्रियोल समाज की एडली रेटिग्नोले, वो कहती तो यार मुझे भी फ्रीडम चाहिए, लेकिन वो चुपचाप रहती हैं, वो लॉयल वाइफ्स रहती हैं एंड डिवोटेड मदर्स रहती हैं। दिस क्रिएट्स ए कॉन्ट्रास्ट विद एडना। मतलब एडना का भाई पर्सनलिटी अलग था, उसकी लाइफ अलग थी, प्रोटेस्टेंट सेक्ट से वो आई थी, हु वांट्स डीपर पर्सनल फ्रीडम। द क्रियोल सेटिंग्स यानी कि क्रियोल समाज की जो परिवेश, वहाँ का माहौल जो था, आल्सो गिव्स द इन नोवल ए सेंसियस एटमोसफियर, म्यूजिक, द सी, वार्म वेदर एंड सोशल इंटीमेसी अवेकन एडनाज हिडन डिज़ायर। यानी कि एडना पोंटिलियर की दबी हुई जो इच्छाएं थी वो जगाने में वहाँ का जो माहौल था क्रियोल सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग हर स्टे एट ग्रांड आइले एडना बिगेन्स टू फील इमोशनल एंड फिजिकल अवेकनिंग। दस द क्रियोल बैकग्राउंड इन इज़ नॉट जस्ट डेकोरेशंस। तो बस दिखावटी नहीं है यहाँ का बैकग्राउंड, इट हेल्प्स रिवील एडनास डिफरेंस। तो ये एडना के सोच के अंतर को बताता है। हर लोनलीनेस, वो अकेलेपन में जीती है, एंड हर सर्च फॉर आइडेंटिटी। इट आल्सो शोज द टेंशन बिटवीन सोशल फ्रीडम एंड पैट्रियार्किकल कंट्रोल। आगे चलते हैं, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द नाइजियन नॉवल इन इंग्लिश। सबसे यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो शायद ही लोग अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे आए तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एक बार आ चुका है, PYQ से उठाया मैंने। द नाइजीरियन नॉवल, नाइजीरिया एक देश है दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। द नाइजीरियन नॉवल इन इंग्लिश डेवलप्ड mainly in the 20th century under the influence of colonialism, missionary education and social change। देखो नाइजीरिया का समाज काफ़ी तेज़ी से बदला, वहाँ पर मिशनरी आई, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने तो ईसाई धर्म अपना भी लिया समाज में परिवर्तन आया। तो तब लिखा गया है 20वीं सदी में नाइजीरियन नॉवल। अर्ली नाइजीरियन राइटर्स यूज्ड इंग्लिश टू प्रेजेंट अफ्रीकन लाइफ, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ टू बोथ अफ्रीकन एंड वेस्टर्न रीडर्स। तो पहले जब कॉलोनियलिज्म नहीं आया था, वहाँ पे अंग्रेज नहीं आया था, उससे पहले नाइजीरिया के लेखकों ने वहाँ की संस्कृति को बहुत अच्छे से दिखाया। द फर्स्ट मेजर फेज फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड कॉलोनियल इम्पैक्ट। 20वीं सदी में 20th सेंचुरी में जो नॉवल लिखा गया ना, उसके अंदर क्या दिखाया गया?
पारंपरिक समाज के बारे में एंड कॉलोनियल इम्पैक्ट के बारे में। चिनुआ अचीबीज थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। भाई चिनुआ अचीबी ने ये नोवेल लिखा है। इट प्रेजेंट्स इबो कल्चर के बारे में दिखाया गया यहाँ पे, कस्टम्स उनके जो मूल्य रीति रिवाज हैं, उनका धर्म है, एंड द डिसरप्शंस कॉज्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। द सेकेंड फेज डील्ड विद अर्बनाइजेशन, करप्शंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम्स। तो दूसरे चरण में इन उपन्यासों में, नॉवेल्स में क्या दिखाया गया? शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए आज़ाद होने के बाद में। अचीबीज ए मैन ऑफ द पीपल शोज पॉलिटिकल करप्शंस इन द न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीका। साइप्रियन Ekwenke's novels also described city lives, ambitions, and moral conflict. The third phase brought stronger attention to civil war, gender, class, or identity. Writers such as Buchi Emecheta highlighted women's struggles in a patriarchal society. तो नाइजीरिया के अंदर कुछ वुमेन्स राइटर भी रही हैं, जिसमें बुची एमेचेटा का नाम काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने वुमेन स्ट्रगल्स को दिखाया है। वहाँ के जो मर्द ज़्यादा चलाता था ना अपनी पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो वही तो होता है। लेटर बैन ओक्री एंड चिमामंदा नगोजी एडिची एक्सपांडेड द नाइजीरियन नॉवल थ्रो मैजिकल रियलिज्म, यानी कि जादू का प्रभाव, मेमोरी एंड माइग्रेशन एंड द हिस्ट्री। माइग्रेशन मतलब एक व्यक्ति अपना जो मूल स्थान है ना उसको छोड़ के दूसरे जगह चला जाता है। जैसे कि आप जयपुर में रहते हैं, आप देहरादून चले गए तो माइग्रेशन होता है। तो वो सब दिखाया है चिमामंदा नगोची एडिची ने। याद हो तो ठीक है, इनका नाम नहीं याद हो तो ये थीम तो याद रख ही लेना। Thus, the Nigerian novel in English moved from colonial encounter to post-colonial crisis and modern identity. It gives voice to Nigerian society, culture and changing realities. तो जब यह आज़ाद हो गया था ना नाइजीरिया, तब वापस से हिस्ट्री को लिखा गया। इन नॉवेल्स में कहा गया कि भाई पोस्ट जो कॉलोनियल इम्पैक्ट था काफ़ी तगड़ा था, इन्होंने हमारे समाज को तोड़ा, हमारे धर्म को बदला, हमारे वैल्यू सिस्टम को, बिलीफ सिस्टम को ख़त्म किया। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म इन द अवेकनिंग। तो सिम्बोलिज्म दोस्तों क्या होता है? जैसे कि जो समुद्र है वो मतलब एक सिंबल का काम करता है। जैसे काले बादल, डार्क क्लाउड एक सिंबल है जो कि ग्रीफ को बताता है, ठीक है, दुख को बताता है, ये होता है सिंबल। कैट चोपिन्स द अवेकनिंग यूजेस सिम्बोलिज्म टू एक्सप्रेस एडना पोंटिलियर्स इनर फीलिंग, डिजायर्स एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो कैट चोपिन के द्वारा एक नॉवल लिखा गया अवेकनिंग। इसके अंदर सिम्बोलिज्म हमें क्या बताते हैं? एडना पोंटिलियर की अंदर की भावनाएं, उसकी इच्छाएं और उसके संघर्ष को दिखाते किस तरह से फ्रीडम को पाना चाहती है। सिम्बल्स मेक द नॉवल डीपर एंड मोर पावरफुल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल इज़ द सी। जो सी है ना, समुद्र है, वो कब सबसे ज़्यादा पावरफुल सिंबल है। इट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम, मिस्ट्री एंड सेल्फ डिस्कवरी। एट द ग्रांड आइले एडना लर्न्स टू स्विम। वहाँ पे वो तैरना सीखती है। ग्रांड आइले पे, लुसियाना का एक छोटा सा जगह है ये, अमेरिका में लुसियाना में एक छोटा सा जगह ग्रांड आइले, वहाँ पे एडना पोंटिलियर तैरना सीखती है। एंड दिस बिकम्स ए साइन ऑफ हर अवेकनिंग। तो वापस से जागती है, उसको पता लगता है यार मैं कहाँ खोई हूँ, मैं कहाँ, इन मेरे पति जो कि मुझे प्रॉपर्टी समझता, मैं इन बच्चों को पालने पोसने में रह जाए, मुझे नहीं बनना लॉयल वाइफ। जब मेरी आइडेंटिटी खत्म हो रही है तो मुझे नहीं बनना वो लॉयल वाइफ। द सी इन्वाइट्स हर टू एस्केप सोशल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए वो अब तैयार होती है। जब वो समुद्र में डुबकी लगाती है पहली बार, एट द एंड द सेम सी बिकम्स द प्लेस ऑफ हर डेथ्स। हार जाती है अंत में, और अंत में उसी समुद्र में डूब करके वो जान दे देती है। सिम्बलाइजिंग बोथ लिबरेशन एंड ट्रेजेडी। बर्ड्स आर अनदर मेजर सिंबल। वहाँ के जो पक्षी है ना, बर्ड्स, वो भी सिंबल की तरह काम करते हैं। द कैजेड पैरट, एक पिंजरे के अंदर जो तोता है, पैरट है, वो भी क्या बताता है? एट द बिगिनिंग सजेस्ट वुमेन ट्रैप्ड इन सोसाइटी। समाज में है ना एक महिला वुमेन है, वो भी बंध के रह गई है उसी तोते की तरह जो कि सोने के पिंजरे में बंधा हुआ है। द वाउंडेड बर्ड नियर द एंड रिफ्लेक्ट्स एडनाज फेल्ड अटेम्प्ट टू फ्लाई फ्रीली एंड ए पैट्रियार्कल वर्ल्ड। यानी कि एक घायल पक्षी को वो देखती है, घायल बर्ड को देखती है, तो वो समझती है कि यार मेरे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। द पिजन हाउस सिम्बोलाइज एडनार डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस। पिजन जो हाउस है दोस्तों, जहाँ पर वो जाती है, तो वहाँ पर दोस्तों वो समझती है कि मुझे भी इंडिपेंडेंस चाहिए। बाई मूविंग अवे फ्रॉम हर हस्बैंड्स हाउस सी ट्राइज टू क्रिएट ए स्पेस फॉर हर ओन। मतलब खुद के लिए स्थान बनाती है जब भी वो अपने पति के घर को छोड़ती है। तो म्यूजिक आल्सो सिम्बलाइजेज इमोशनल अवेकनिंग। मैडम ओजली रेज पियानो, वहाँ पे एक महिला रहती है जिसका नाम होता है मैडम ओजली रेज। तो उसके पियानो
बताने की स्टाइल को सीखती है, डीपली टच करते हैं उसकी आत्मा को, एडनस एंड अवेकन्स हर हिडन डिज़ायर, उसकी छुपी हुई इच्छाएं वो बाहर आती हैं पियानो को सुन करके। द सिम्बोलिज्म इन द अवेकनिंग रिवल्स एडनस मोमेंट फ्रॉम सोशल ओबीडियंस टू सेल्फ अवेयरनेस, फ्रीडम एंड फाइनल ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वुड बी इट राइट टू से दैट थिंग्स फॉल अपार्ट इज ए सिंपल स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ वन इंडिविजुअल? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। देखो, थिंग्स फॉल अपार्ट एक नोवेल है जो कि चिनुआ अचीबे के द्वारा लिखा गया, ठीक है, और वहाँ पर दिखाया गया किस तरह से जो नाइजीरिया का इबो सोसाइटी वो तहस नहस हो जाता है कॉलोनियल इम्पैक्ट के कारण। ये तो है इसकी मेन थीम। और ओकोंको लड़ता है लास्ट तक अपने समाज को बचाने के लिए, वहाँ के रिचुअल्स, फेस्टिवल्स को, लैंग्वेज को, कल्चर को बचाने के लिए। तो पहले तो उसकी जय जयकार होती है, उसका राइज होता है ओकोंको का, लेकिन वो हार जाता है दोस्तों ब्रिटिश रूल के सामने। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे अपन कि वुड बी ई राइट टू से, यानी कि क्या यह कहना सही होगा दैट थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ ए सिंपल स्टोरी, यानी कि बहुत ही ये सिंपल सा स्टोरी है ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ वन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ओकोंको की बात की जा रही कि उसका राइज एंड फॉल एक सिंपल सा स्टोरी है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो आप कहेंगे नहीं, इट इज़ नॉट फुली राइट टू से दैट थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ ओनली ए सिंपल स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ वन इंडिविजुअल। किसी एक इंसान की एक कोई मतलब एक सिंपल सा स्टोरी नहीं है ये। It is true that novel tells the story of Okonkwo, but Chinua Achebe uses Okonko's life to show the wider tragedy of Igbo society under colonialism. देखो, चिनुआ अचीबी ने ये नोवेल लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट, और मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि नाइजीरिया कंट्री है, उसमें ईबो सोसाइटी को दिखाया जाता है किस तरह से अंग्रेज़ों ने वहाँ पर शासन किया और उस सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम को तोड़ दिया, उनके धर्म को बदल दिया, उनके यहाँ पे वैल्यू, एजुकेशन और समाज की जो परंपराएं उनको भी प्रभावित किया। तो ओकोंको लास्ट तक लड़ता है दोस्तों, लास्ट तक लड़ता है, अंत में वो ख़त्म हो जाता है। फिर ओकोंको इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल। इन द बिगिनिंग ही राइजेज फ्रॉम द पावर्टी टू बिकम ए रिस्पेक्टेड मैन ऑफ यूमोफिया, यानी कि वो एक शुरुआत के अंदर दोस्तों गरीब एक बाप का एक लड़का रहता है, लेकिन मेहनत करता अपनी लाइफ में। हिज फादर यूनुका उनका पिता का नाम रहता है। वाजपुर गरीब थे, लेजी एंड अनसक्सेसफुल थे, बट ओकोंको बिकम्स फेमस थ्रू हार्ड वर्क, फार्मिंग एंड रेसलिंग। तो खेती बाड़ी की पहलवानी भी किया करता था ये, और हार्ड वर्क करता था। फॉर एग्जांपल, ही डिफीट्स एमालिंज द कैट एंड अर्न्स ऑनर इन द विलेज। तो उसने हरा दिया था, और उस जीत से ही वो ओकोंको द ग्रेट बना। दिस शोज हिज राइज। हाउ एवर ओकोंको वाज आल्सो वीकनेसेस। देखो, उसकी कमजोरियाँ थी ओकोंको की, बहुत कठोर था वो, रिजिड था, फ्लेक्सिबल नहीं था, नए टाइम के अनुसार आगे नहीं बढ़ता था वो, उसके वैल्यूज सिस्टम वही रहते थे। ही फियर्स, वो डरता था, बिकमिंग लाइक हिज फादर, अपने पापा जैसा बन जाए, इससे वो डरता था। सो ही बिकेम हार्श, प्राउड एंड वॉयलेंट, बहुत ही घमंडी, बहुत ही हिंसक बन गया वो। ही बीट्स हिज वाइफ, अपनी पत्नियों को मारता है वो। एंड किल्स इकेमीफोना, इवन दो ही लव्स हिम बिकॉज ही डज नॉट वांट टू अपीयर वीक। हिज रिजिड कैरेक्टर लीड्स टू हिज डाउनफॉल, यानी कि उसके जीवन के अंदर, ओकोंको के जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं कि अपनी पत्नी को पीटता है समाज में, मजबूत मर्द अपने आप को मर्द दिखने के लिए। और इसका एक मुंह बोला एक वो रहता है, क्या नाम, बेटा ही मान लो आप, इकेमीफोना नाम उसका रहता है, उसको भी मार देता है। बट चिनुआ अचीबे नोवेल्स इज़ नॉट फुली अबाउट ओकोंकोज पर्सनल फॉल, यानी कि उसके व्यक्तिगत गिरने की कोई घटना नहीं है। हिज फॉल हैपन्स अलॉन्ग विद द फॉल ऑफ ट्रेडिशनल इबो लाइफ। देखो, ओकोंको तो मर ही गया, साथ में दोस्तों वहाँ का जो पुराना समाज था वो भी मर गया। द अराइवल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई धर्म के जो प्रसार करने वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको मिशनरी कहते हैं। एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस द विलेज स्ट्रक्चर, तो ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया, गांव की स्ट्रक्चर को ही बदल दिया, वहाँ के नियम बदल गए, कानून बदल गए। पीपुल लाइक न्योए एक्सेप्ट्स क्रिश्चियनिटी, तो न्योए एक वहाँ का एक लोकल
रेजिडेंट था और उसने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, ईसाई धर्म को। वाइल द ओल्ड यूनिटी ऑफ यूमोफिया ब्रेक्स डाउन, तो यूमोफिया एक समाज की या ईबो समाज का अपन कह सकते हो अंदर से टूटने लगता। द कोर्ट मैसेंजर्स, न्यू रिलीजन यानी कि वहाँ पे अदालतें स्थापित की गई, नए धर्म आए, क्रिश्चियनिटी आया, कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, तो उसने कमज़ोर कर दिया ईबो सोसाइटी के ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, मतलब रीति रिवाज, मूल्यों को बदल दिया। ओकोंको कैन नॉट एडजस्ट टू दीज चेंजेस, तो इन परिवर्तनों को वो एडजस्ट नहीं कर सका। व्हेन ही किल्स द कोर्ट मैसेंजर, तो जैसे ही उसने कोर्ट मैसेंजर को मार दिया, ही एक्सपेक्ट हिज पीपल टू फाइट, तो उसने कहा कि लोग, ईबो समाज के लोगों को ही लड़ो, बट दे डू नॉट, लेकिन वो नहीं लड़ते हैं। दिस शोज दैट सोसाइटी इटसेल्फ हैज़ चेंज्ड, हिज सोसाइटी इज बोथ ए पर्सनल ट्रेजिडी एंड ए सिंबल ऑफ कल्चरल कोलैप्स। तो उसका जो मौत है ना, वो एक ट्रेजिडी है, दुखद हादसा है, लेकिन एक सिंबल का भी काम करता है, क्योंकि वो समाज के गिरने की बात भी बताता है, उसका मरना। 10 थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ मोर देन द स्टोरी ऑफ वन मैन, मतलब एक व्यक्ति की कहानी से भी बढ़ के ये नोवेल है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ओकोंकोस राइज एंड फॉल, उसके मतलब उठने की और गिरने की एक कहानी है, बट आल्सो द स्टोरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईवो सोसाइटी। ईवो समाज बिखर जाता है ड्यू टू इंटरनल वीकनेसेस, अंदर की कमजोरियों के कारण, एंड कॉलोनियल इंटरफेरेंसेस के कारण। इंटरफेरेंसेस मतलब दखल अंदाजी। इट्स ग्रेटनेस लाइज इन द कनेक्टिंग इंडिविजुअल ट्रेजेडी विद सोशल एंड हिस्टोरिकल चेंज। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8। द अवेकनिंग इज ए नॉवल अबाउट द न्यू वुमन, डिस्कस द रेफरेंस टू द पोर्ट्रेयल ऑफ एडना पोर्टेलियर। पोर्ट्रेयल का मतलब क्या होता है? चरित्र का चित्रण, किसी भी इंसान के बारे में बताते हैं तो वो पोर्ट्रेयल कहलाता है। तो एक नई महिला जो कि जाग जाती है अब, और वो फ्रीडम चाहती है, क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में लाना चाहती है, अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना चाहती है। एडना पोर्टेलियर, तो मैं इसकी कहानी सुना चुका हूँ, शादीशुदा है, इसका पति घर से बाहर रहता है और ये बच्चों को पालती पोसती है क्रियोल सोसाइटी के अंदर रह कर के। कुछ टाइम बाद में ये स्विमिंग सीखती है और वहाँ पर एक दिन समुद्र के अंदर जैसे डुबकी लगाती है तो इसको ये अवेकंड हो जाती है, जाग जाती है कि यार मैं तो कुछ अच्छा काम करूँगी अपनी लाइफ में। तो कैट चॉपिन्स द अवेकनिंग इज़ ए नॉवल अबाउट न्यू वुमेन, नई महिला के बारे में जो कि जाग जाती है अपने राइट्स के लिए, ड्यूटीज़ के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए। बिकॉज इट प्रेजेंट्स ए वुमेन हु क्वेश्चंस द ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ वाइफ एंड मदर। तो जो वहाँ का क्रियोल समाज था, थोड़ा पुराने ख्यालात का समाज था, वहाँ पे माना जाता था कि जो पत्नी है लॉयल रहनी चाहिए, अपने पति के अलावा किसी से प्रेम प्यार न करे, अपने बच्चों को नर्चरिंग अच्छे से करे। द न्यू वुमन सिक्स एजुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, पर्सनल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। तो नई महिला है वो एजुकेशन चाहती है, शिक्षा चाहती है, खुद का सम्मान हो उसका, और पर्सनल फ्रीडम चाहती है और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहती है। एडना पोर्टेलियर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द रोल सोसाइटी गिव्स हर, जो भी समाज उसको कर्तव्य जिम्मेदारी देता है उससे वो सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं होती है। सी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एन ओबीडियंट वाइफ टू लियोनसी, मतलब लियोनसी इसका पति का नाम रहता है। तो उसका पति चाहता है कि ये मेरी बात माने, हर बात माने। और मैंने आपको बताया था भाई ये लियोनसी है, ये तो कैथोलिक था और ये एडना पोर्टेलियर प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की थी, सेक्ट की थी। एंड ए सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मदर टू हर चिल्ड्रन, बट एडना स्लोली बिकम्स अवेयर ऑफ हर ओन डिजायर्स एंड इंडिविजुअलिटी। तो जो एडना है अवेकंड हो जाती है, जाग जाती है कि उसकी खुद की इच्छाएं भी हैं और वो खुद में भी एक इंसान है। हर अवेकनिंग बिगिंस एट द ग्रैंड आइले वेयर सी लर्न स्विम, स्विमिंग बिकम्स ए सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सी आल्सो स्टार्ट्स पेंटिंग सीरियसली, पेंटिंग करने लगती है, विच शोज हज क्रिएटिव इंडिपेंडेंस। तो पेंटिंग क्या बताता है? क्रिएटिव इंडिपेंडेंस को। लेटर सी मूव्स इनटू द पिजन हाउस, रिजेक्टिंग हर हस्बैंड्स कंट्रोल एंड क्रिएटिंग हर ओन स्पेस। एडनाज लव फॉर रॉबर्ट आल्सो शोज हर इमोशनल अवेकनिंग, बट सी डज नॉट वांट टू बिलोंग कंप्लीटली टू एनी मैन। मतलब वो बहुत व्यक्तियों से, बहुत आदमी के साथ प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो और अच्छा करना चाहती है अपनी लाइफ में, क्रिएटिव बनना चाहती है, फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती है। सी वांट्स टू लिव फॉर हर सेल्फ, अपने लिए जीना चाहती है, न कि दूसरों के लिए। हाउ एवर सोसाइटी कैन नॉट एक्सेप्ट सच फ्रीडम इन ए वोमेन। वहाँ का समाज है वो ये नहीं चाहता था कि यहाँ की जो वोमेन है वो फ्रीडम को एंजॉय करे। हर फाइनल डेथ इन द सी शोज द ट्रेजिक लिमिट्स प्लेस्ड ऑन द न्यू वुमन। नई महिला के ऊपर जो समाज की जिम्मेदारी है उससे वो हार जाती है और अंत में डुबकी लगाती है, समुद्र में मर जाती है। दस एडना रिप्रेजेंट्स बोथ द करेज एंड सफरिंग ऑफ ए वुमन सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी इन ए पैट्रियार्कल वर्ल्ड।
तो मर्दों के समाज में एक महिला है दोस्तों, संघर्ष करती है, अंत में वो खुद ही मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैरेक्टराइजेशंस यूज्ड बाय नोवेलिस्ट। नोवेल लिखते हैं ना जो, उनको कहते हैं नोवेलिस्ट। तो कितने तरीके वो यूज करते हैं कैरेक्टराइजेशन के लिए, अब समझते हैं। कैरेक्टराइजेशंस मीन्स द मेथड बाय विच ए नोवेलिस्ट क्रिएट्स एंड डेवलप कैरेक्टर्स। मतलब अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, उनको बांटने का जो काम है, उनको डायलॉग बुलवाना, ये सब जो काम होता है वो कैरेक्टराइजेशन के अंदर एक ऑथर सोच लेता पहले ही। इट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड ए कैरेक्टर्स नेचर, मोटिव्स एंड रोल इन द सोसाइटी। नॉवेलिस्ट यूज डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशंस व्हेन दे क्लियरली डिस्क्राइब ए कैरेक्टर्स क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, ए नरेटर में डायरेक्टली से दैट ए कैरेक्टर इज ब्रेव, प्राउड और सेल्फिश। तो नॉवेलिस्ट दोस्तों ये किसी भी कैरेक्टर को डेवलप कराने के लिए उसकी क्वालिटीज़ को सीधा सीधा बता सकते हैं, जैसे कि बहादुर है, वो प्राउड है, सेल्फिश है। दे आल्सो यूज़ इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, जैसे कि वेयर रीडर्स, जो भी मतलब आप पढ़ते हैं आप रीडर कहलाएंगे। वेयर रीडर्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टर थ्रू एक्शंस, स्पीच, थॉट्स एंड बिहेवियर। जब आप कैरेक्टर को समझते हो उसके एक्शंस के माध्यम से, अब सीधा सीधा नहीं बताएगा लेखक, ऑथर जो है वो सीधा सीधा थोड़ी बताएगा कि ब्रेव है, प्राउड है, सेल्फिश है, लेकिन वो ऐसा बिहेव करेगा, उसके कुछ ऐसे एक्शन होंगे जिससे कि आप समझ जाएंगे। इन थिंग्स फॉल अपार्ट ओकोंको हार्ड वर्क, एंगर एंड वॉयलेंस शोज दैट ही इज़ प्राउड, एम्बिशियस एंड अफ्रेड ऑफ वीकनेस। कमजोरियों से डरता है ओकोंको, इसलिए तो वॉयलेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। अनदर मेथड इज डायलॉग द वे इज कैरेक्टर स्पीक्स रिवील्स एजुकेशन, क्लास, कल्चरल एंड इमोशंस। तो तीसरा तरीका है डायलॉग। इसके माध्यम से भी आप एक पात्र की स्थिति के बारे में समझ सकते हैं, क्या इमोशंस हैं, किस कल्चर में वो रहता है। इन पराजा द स्पीच एंड सॉन्ग्स ऑफ ट्राइबल पीपल शोज देयर सिंप्लिसिटी एंड द क्लोजनेस टू नेचर। किस तरह से जो पराजा ट्राइब है जो उड़ीसा में रहती है वो नेचर से कनेक्टेड है। नॉवेलिस्ट आल्सो यूज इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, उसके माध्यम से भी आपको कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। इन द अवेकनिंग एडनाज इनर कन्फ्लिक्ट रिवील्स हर डिजायर फॉर फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। Characters may also be developed through contrast. For example, Edna is contrasted with Adele Retagnoli. जो एडली रेटेग्नोली है, एक महिला रहती है जो कि जो भी मतलब जो वो भी चाहती है कि मुझे फ्रीडम मिले, लेकिन वो लॉयल वाइफ बनना चाहती है, वो लॉयल वाइफ बनना चाहती है और लॉयल मदर बनना चाहती है, अच्छी एक माता, अच्छी एक पत्नी के रूप में बनना चाहती है। लेकिन एडना उसके जस्ट विपरीत है, ऑपोजिट है। तो एडना इज कॉन्ट्रास्टेड विद एडली रेटेग्नोली। एडली रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल मदर वुमेन वाइल एडना रिप्रेजेंट्स द सर्च फॉर इंडिपेंडेंस। मतलब कि अपनी स्वतंत्रता की खोज में वो अब जुट जाती है। कौन? एडना पोंटलियर। दस नॉवेलिस्ट यूज डिस्क्रिप्शन, एक्शन, डायलॉग, थॉट्स, कॉन्ट्रास्ट एंड सिम्बल्स टू मेक कैरेक्टर्स रियलिस्टिक्स एंड मीनिंगफुल। जितने भी किसी भी नॉवल के अंदर कैरेक्टर होते हैं उनको समझने के लिए एक नॉवेलिस्ट काफ़ी तरीके यूज़ करता है जो आपके सामने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द यूज ऑफ पोएटिक प्रोज इन प्राजा। एक और क्वेश्चन है, हाँ एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं यार, थोड़ा टाइम लगेगा ना, रुक रुक के भी देख सकते हो आप, मुझे तो लगातार बोलना पड़ रहा है। कोई नहीं यार, आपके लिए मेहनत की जा रही है। राइट ए डिटेल्ड नोट्स ऑन द यूज़ ऑफ पोएटिक प्रोज इन पराजा। मतलब कि जो वो गाना गाते हैं पराजा ट्राइब के लोग, वो क्या क्या दिखाते हैं। गोपीनाथ मोहंती के द्वारा लिखा गया ये नॉवल है, पराजा नाम है, इज़ नोन फॉर इट्स पावरफुल एंड पोएटिक प्रोज। तो यहाँ पर कविताओं का इस्तेमाल किया गया है। ऑल दो द नॉवल इज़ रिटन इन प्रोज, इट्स लैंग्वेज ऑफ्टन बिकम लिरिकल, रिदमिक एंड इमोशनल। हालांकि ये मतलब प्रोज टाइप में लिखा गया है, यानी कि जिस तरह से कहानी, निबंध, नाटक ही लिखे जाते हैं ना, ड्रामा, ऐसे, स्टोरी, वैसे लिखा गया है। लेकिन आप जब पढ़ोगे ना तो दोस्तों इसमें आप पोएटिक प्रोज को पाओगे, यानी कि कुछ लाइनों को आप गा सकते हो, रिदम है उनमें, इमोशंस है। दिस पोएटिक क्वालिटी हेल्प्स मोहंती प्रेजेंट ट्राइबल लाइफ विद ब्यूटी, सेंसिटिविटी एंड डेप्थ। द पोएटिक प्रोज इज मेनली सीन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। मतलब जब भी प्रकृति का वर्णन करता है मोहंती तब आप देखेंगे कि पोएटिक प्रोज है ये। तो जैसे कि वो जंगलों के बारे में बताता है, पहाड़ों, नदी, खेत के मैदान, सीजन्स, मूनलाइट एंड रेन आर डिस्क्राइब्ड इन ए म्यूजिकल वे। नेचर इज नॉट ओनली ए बैकग्राउंड, इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ पराजा पीपल। फॉर एग्जाम्पल द चेंजिंग सीजन्स रिफ्लेक्ट, मतलब ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ठीक है, सीजन्स चेंज होते हैं। ये हमें क्या बताता है कि चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ शुक्रुजनी एंड हिज फैमिली। भाई फसल कटने वाली है अब और शुक्रुजनी के पास में थोड़ा बहुत पैसा आने वाला है जिससे कि वो अच्छा काम कर लेगा। फिर मोहंती आल्सो यूजेज ए पोएटिक प्रोज टू डिस्क्राइब ट्राइबल सॉन्ग। जो पराजा ट्राइब है ना उसको समझाने के लिए वहाँ पर पोएटिक प्रोज का यूज़ किया गया है, उसके डांस, उसके फेस्टिवल,
These elements bring rhythm and cultural richness into the novel. The songs express love, labor, joy, sorrow and suffering. मतलब कि ये जो गाने हैं ना, पराजा ट्राइब जो गाना गाती है, उनसे हमें पता लगता है कि उनका जो लेबरर लाइफ था कितना कठिन था, उनकी खुशियों के बारे में, उनके दुखों के बारे में पता चलता है. थ्रू देम ट्राइबल कम्युनिटी स्पीक्स इन इट्स ओन वॉइस. द लैंग्वेज ऑफ द नोवेल इज सिंपल बट ऑफ फीलिंग. It creates sympathy for the oppressed tribal people. When Sukrujani's family loses land and dignity. सुक्रुजनी का जो परिवार जमीन खो देता है और आत्म सम्मान भी खो देता है. The prose became sad and tragic. This lyrical sadness makes their suffering more touching. Poetic prose also helps in presenting the oral culture of the Paraza tribe. Their beliefs, customs and emotions are expressed through images and symbols taken from nature. जो सिम्बल्स हैं वो नेचर से लिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, लैंड बिकम्स ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, फ्रीडम एंड सर्वाइवल. दस पोएटिक प्रोज इन पराजा इज नॉट डेकोरेटिव. बनावटी नहीं है पोएटिक प्रोज पराजा के अंदर. इट गिव्स इमोशनल पावर. भावनात्मक रूप से पावर देता है. कल्चरल ऑथेंटिसिटी, यानी कि उनका कल्चर है वास्तव में जीवंत है, प्रमाणिक है. एंड आर्टिस्टिक ब्यूटी टू नो द नोवेल. इट टर्न्स द स्टोरी ऑफ ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन इनटू ए डीपली मूविंग ह्यूमन ट्रेजेडी. तो यहाँ पर सुक्रुजनी और उसके परिवार का ना, बड़े बड़े जो जमींदार हैं, सेठ लोग हैं, वो शोषणी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉन्ग्स एंड कोलोकियल लैंग्वेज इन पराजा. देखो सेम टू सेम आंसर आप लिख सकते हो. यहाँ पर भी जो सॉन्ग्स हैं और कोलोक्विल लैंग्वेज, यानी जिसको आप गा सकते हो, उसका क्या महत्व है. इन गोपीनाथ मोहांटी पराजा सॉन्ग्स एंड कोलोक्विल लैंग्वेज play a very important role in presenting the life of Paraza tribe. देखो, सॉन्ग्स का मतलब आप जानते ही हैं कि जो फेस्टिवल्स में, रिचुअल्स में गाया करते थे. शादी होती थी, बच्चा होता था, तो सॉन्ग्स गाए जाते थे पराजा ट्राइब के द्वारा, विशेष मतलब ओकेज़न पे. ठीक है. और कोलोक्वियल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? जो कि आप दोस्तों से, माँ बाप से डेली लाइफ में आप जो बोलते हो, डेली लाइफ में बोले जाने वाली लैंग्वेज को क्या कहते हैं? कोलोक्वियल लैंग्वेज. तो इन गोपीनाथ मोहांटीज पराजा सॉन्ग्स एंड कोलोक्वियल लैंग्वेज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंटिंग द लाइफ ऑफ पराजा ट्राइब. पराजा ट्राइब के जो व्यक्ति हैं, उन इंसानों को समझने के लिए हमें सॉन्ग्स और कोलोक्वियल लैंग्वेज के बारे में जानकारी जरूरी है. दे मेक द नोवेल रियलिस्टिक, इमोशनल एंड कल्चरल ऑथेंटिक. सॉन्ग्स आर क्लोजली कनेक्टेड विद द ट्राइबल लाइफ. तो जो गाने इनके पराजा ट्राइब के, वो ट्राइबल लाइफ से जुड़े हुए हैं. द पराजा पीपल सिंग ड्यूरिंग वर्क, फेस्टिवल्स, लव, मैरिज एंड कम्युनिटी गैदरिंग. जब भी वो इकट्ठा होते हैं, गाते हैं, प्यार करते हैं, शादी करते हैं, तब वो गाना गाते हैं. देयर सॉन्ग एक्सप्रेस जॉय, शोरो, डिजायर, लेबर एंड पेन. दे आल्सो शो द ट्राइब्स डीप रिलेशनशिप विद नेचर, लैंड, फॉरेस्ट, हिल्स एंड सीजन्स. फॉर एग्जाम्पल, सॉन्ग्स sung during agricultural work reflect their dependence on land and collective labor. As the story moves toward tragedy, the tone of the songs also changes. तो जैसे ही दोस्तों बहुत दुख आता है उनके जीवन में, तो गाने भी चेंज हो जाते हैं. They begin to express suffering, helplessness and loss. यानी कि उनकी ज़मीन छिन जाती है. सुक्रुजनी के जो बच्चे हैं वो खुद की हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें. When Sukrujani and his life are exploited by the money lenders and officials, सॉन्ग्स बिकम द वॉइस ऑफ द दियर पेन. यानी कि जो गाने हैं उनके दुख की आवाज़ बनते हैं. द सॉन्ग्स आर नॉट ओनली कल्चरल एलिमेंट्स, दे आर आल्सो ए फॉर्म ऑफ सबाल्टन एक्सप्रेशन. यानी कि गाने सिर्फ गाने नहीं हैं, वो सबाल्टन लोगों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं. द कोलोक्वियल लैंग्वेज आल्सो हैज़ ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन पराजा. मोहांटी यूजेस सिंपल लोकल एवरीडे स्पीच टू प्रेजेंट ट्राइबल कैरेक्टर्स नेचुरली. तो कोलोक्वियल लैंग्वेज क्या, जो कि पराजा ट्राइब के लोग डेली लाइफ में बोलते थे. द लैंग्वेज ऑफ सुक्रुजनी एंड हिज फैमिली रिफ्लेक्ट्स देयर इनोसेंस, ऑनेस्टी एंड क्लोजनेस टू देयर कम्युनिटी. इट सेपरेट्स देम फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ पावर यूज्ड बाई साहूकार्स, ऑफिशियल्स एंड द लीगल सिस्टम. यानी कि पराजा ट्राइब की जो दैनिक जीवन, डेली लाइफ की जो लैंग्वेज थी ना, बहुत अलग थी. किससे? लीगल सिस्टम से, कोर्ट की भाषा से, ऑफिशियल्स की भाषा से और साहूकारों की भाषा से. Colloquial language gives the novel a strong sense of place. It helps readers feel that the tribal world is real and living. It also preserves the oral culture of Paraza people. तो ये जो गाने हैं ना, ये पराजा व्यक्तियों के ओरल कल्चर को जीवित रखते हैं. Their idioms, expression, उनकी कहावत, मुहावरे एंड स्पीच पैटर्न्स रिवील देयर वर्ल्ड व्यू. वो दुनिया को किस तरह से देखते हैं, ठीक है,
दुनिया को किस तरह से देखते हैं वो इसे पता चलता है। द सॉन्ग्स एंड कोलोक्वियल लैंग्वेज इन रिच पराजा आर्टिस्टिकली एंड कल्चरली दे मेक द नोवेल मोर देन ए स्टोरी ऑफ एक्सप्लोइटेशन। द गिव डिग्निटी आइडेंटिटी, यानी कि जो गाने हैं कोलोक्वियल लैंग्वेज है वो उनको सम्मान देता है, पहचान देती है, एंड ट्राइबल कम्युनिटी की आवाज़ को उठाने का काम करती है। मार्जिनलाइज का मतलब दबे कुचले लोग, ठीक है, हाशिए पर पड़े लोग भी कह सकते हो, जिनकी इकोनॉमिकली और सोशली कंडीशन काफ़ी वीक रहती है। क्वेश्चन नंबर 12, थिंग्स फॉल अपार्ट रिप्रेजेंट्स इबो कल्चर, हाउ डज दिस नॉवल रिप्रेजेंट्स देम एट अ टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। थिंग्स फॉल अपार्ट में दोस्तों कॉलोनाइजेशन के टाइम पर क्या क्या होता है वो आपको बता देना है। चिनवा अचीवीज थिंग्स फॉल अपार्ट रिप्रेजेंट्स इबो कल्चर एज रिच, ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। द नॉवेल्स करेक्ट्स द फॉल्स कॉलोनियल आइडिया दैट अफ्रीकन सोसाइटीज़ वर अनसिविलाइज्ड। यानी कि जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए ना तो उन्होंने कहा कि भाई तुम असभ्य हो, अनसिविलाइज्ड हो, जैसे कि उन्होंने इंडियन से कहा था, ठीक है। और अंग्रेज़ों के आने से पहले अगर मैं वहाँ के सोसाइटी की बात करूँ, इबो सोसाइटी की, तो काफ़ी रिच कल्चर था उनका, मीनिंगफुल लाइफ थी। अचीवी शोज दैट बिफोर ब्रिटिश रूल इबो सोसाइटी हैड इट्स ऑन रिलीजन लॉ, उनके खुद का धर्म था, उनके खुद के कानून, उनकी इकोनॉमी थी, फैमिली सिस्टम था, एंड मॉरल वैल्यूज़ थे। द इबो पीपल लाइव इन ए क्लैन बेस्ड सोसाइटी। क्लैन बेस्ड का मतलब होता है कि दादा, परदादा, नाना, सास, ससुर, ये सब क्लैन बेस्ड सोसाइटी के हिस्से होते हैं। दियर लाइफ इज़ कनेक्टेड विद फार्मिंग, स्पेशली यम कल्टिवेशन, उनका जीवन खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था और विशेष रूप से यम कल्टीवेशन से। यम एक प्रकार की वो मतलब कुछ खेती होती होगी, लाइक वीट एंड कॉर्न। द न्यू यम फेस्टिवल शोज दियर रिस्पेक्ट फॉर एग्रीकल्चर, गॉड्स एंड कम्युनिटी लाइफ। तो भाई क्या क्या था उनके पास में, है ना, मतलब खुद की कम्युनिटी लाइफ थी, एग्रीकल्चर था उनके पास में, खुद के भगवान भी थे, रेसलिंग मैचेज होते थे, पहलवानी के होते थे वहाँ पे, मैरिज कस्टम्स एंड ब्राइड प्राइस and title taking also reveal a well structured society. Religion is central to the Igbo culture. People believes in gods, ancestral spirits and personal god और ची नामक एक देवता था उनका खुद का, और वो पूर्वजों की आत्मा में विश्वास रखते थे, भगवानों में विश्वास रखते थे। द ओरेकल ऑफ द हिल्स एंड केव्स गाइड्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस, उनके पास में एक पहाड़ से गुफाएं थी जो कि उनको डिसीजन लेने में हेल्प करती थी। जस्टिस इज द मेंटेन थ्रो एल्डर्स एंड इगवू गुवू, जैसे कि हरियाणा के अंदर खाप पंचायत चलती है ना, तो वैसे ही यहाँ पर बड़े लोग बैठकर ही समाज में डिसीजन देते थे। हु रिप्रेजेंट एंसेस्ट्रल अथॉरिटी। अचीवी आल्सो प्रेजेंट्स इवो ओरल ट्रेडिशंस थ्रू प्रोवर्ब्स, folk tales and the songs. For example, the proverbs are the palm oil with which words are eaten. ये प्रोवर्ब हमें दिखाती है द इम्पोर्टेंस ऑफ विजडम इन स्पीच, यानी कि एक व्यक्ति के स्पीच में कितना विजडम हो वो हमें दिखाती है। एक विफिस टोटोइज स्टोरी आल्सो रिफ्लेक्ट फोक कल्चर एट द सेम टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन के समय दिस कल्चर बिगेंस टू ब्रेक। तो जब अंग्रेज़ लोग आए यहाँ पे, ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ, तो इबो कल्चर टूटने लगा। ब्रिटिश मिशनरी आई, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करवाया, काफ़ी लोग तो नए धर्म में आ गए। एंड अट्रैक्ट पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड विद ट्रेडिशनल कस्टम्स। तो इबो सोसाइटी की कमजोरी क्या थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कठोर कानून नियम थे भाई, ठीक है। तो कुछ लोग परेशान होकर ईसाई धर्म को अपना लिया। सच एज आउटकास्ट एंड वीक मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उस समाज में जितने भी कमज़ोर आदमी थे जिनको दबाया जाता था, उन लोगों ने ईसाई धर्म को ही अपना लिया कि यार छोड़ो इस जातिवादी को, यहाँ पे तो हमें दबाने की कोशिश करते। लेटर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट्स एंड प्रिजन्स, वहाँ के जेल, वहाँ की अदालतें, वहाँ का जो प्रशासन है, उन्होंने मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया। इबो सोसाइटी में जितना भी अथॉरिटी ऑफ एल्डर्स था, यानी कि वहाँ पर जो खाप पंचायत टाइप की चीज़ें थी, वो सब खत्म कर दिया। क्लैन जस्टिस भी खत्म कर दिया। ओकोंकोस ट्रेजेडी रिप्रेजेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल इबो वैल्यूज़। ओकोंको दोस्तों पहले तो गरीब था, उसके बाप भी लेजी था, और वो नहीं चाहता था मेरे बाप जैसा मैं लेजी बनूँ, ठीक है, कायर बनूँ। तो ओकोंको खुद मेहनत करता है और वो समाज में एक बढ़िया स्थान प्राप्त करता है, उसको कहते हैं ओकोंकोज राइज। लेकिन वो समाज के लिए लड़ता है, वो भी बहुत रिजिड होता है ना, नए सिस्टम को, नए वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता, अपने समय साथ अपने को बदलाव नहीं लाता, तो वो लास्ट में लटक जाता, मर जाता है। ही कैनॉट एक्सेप्ट द न्यू कॉलोनियल ऑर्डर व्हेन द क्लैन रिफ्यूजेज टू फाइट। वहाँ का जो क्लैन है ना, जो सोसाइटी के लोग थे, वो लड़ने से मना कर देते हैं। ओकोंको बोलता है कि भाई लड़ना होगा हमें।
इस अंग्रेजों के खिलाफ ही फील्स डिफेटेड, तब वो महसूस करता है कि आज मैं सचमुच में हार गया, जीने का कोई मतलब नहीं है, वो सुसाइड कर लेता है। तो हिज सुसाइड शोज बोथ पर्सनल फेलियर एंड कल्चरल डिसइंटीग्रेशन, किस तरह से समाज बट गया था और उसके पर्सनल फेलियर को दिखाता है उसका सुसाइड। द थिंग्स फॉल अपार्ट रिप्रेजेंट्स इवो कल्चर विद डिग्निटी एंड डेप्थ वाइल आल्सो शोइंग हाउ कॉलोनाइजेशन डिस्टर्ब्ड इट्स यूनिटी, रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर, किस तरह से कॉलोनाइजेशन ने नाइजीरिया में दोस्तों एक इबो सोसाइटी था, उसकी एकता को, उसके धर्म को और सामाजिक व्यवस्था को ही बदल दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलें कब, जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो में फीडबैक अच्छा देंगे तो ठीक है। कैसा लगा आपको बता देना है, और इस PDF को आप बाय कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ऑब्बिट स्टडी के नाम से ही है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी वास्तव में हेल्प हो रही है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है और आप कैपेबल है, तो आप मुझे फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हो QR कोड की हेल्प से, या UPI ID Ankit M427@FI Federal से। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।